निराशावाद का बहकावा। आशावाद बिक्री के लिए की जाने वाली बातचीत जैसा सुनाई पड़ता है। निराशावाद किसी मदद करने वाले जैसा प्रतीत होता है। कुछ ऐसे कारणों की वजह से जिन्हें मैं कभी समझ नहीं पाया, लोग ये मानना पसंद करते हैं कि संसार नरक की ओर जा रहा है। इतिहासकार डिएड्रे मैक्लोस्की। आशावाद अधिकतर लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि अधिकतर समय अधिकतर लोगों के लिए संसार बेहतर होता जाता है। लेकिन निराशावाद हमारे हृदयों में एक खास जगह रखता है। निराशावाद न सिर्फ आशावाद से अधिक सामान्य है, बल्कि ये अधिक समझदारी पूर्ण भी सुनाई देता है। ये बौद्धिक रूप से लुभावना है और इस पर आशावाद से अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसे अक्सर जोखिम से बेखबर समझा जाता है। आगे जाने से पहले आशावाद को परिभाषित करते हैं। वास्तविक आशावादी ये नहीं मानते कि सब अच्छा ही होगा, वो असावधानी है। आशावाद ये विश्वास है कि समय के साथ अच्छे परिणाम पाने का आउटकम आपके पक्ष में है, तब भी जब रास्ते में रुकावटें आएं। ये साधारण धारणा के लोग सुबह में उठकर पहले से बेहतर और प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, न कि उठकर क्लेश करने की। ये आशावाद का आधार है। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसकी गारंटी भी नहीं है। ये बस अधिकतर समय अधिकतर लोगों के लिए सबसे उचित विकल्प है। स्टैटिस्टिशियन स्वर्गीय हैंस रोजलिंग ने इसे अलग तरह से कहा, मैं आशावादी नहीं हूं, मैं बहुत गंभीर पॉसिबिलिस्ट हूं। अब हम आशावाद के अधिक सम्मोहक भाई निराशावाद के बारे में बात कर सकते हैं। दिसंबर 29 सन 2008 आधुनिक इतिहास में इकोनॉमी के लिए सबसे खराब साल खत्म होने को था। विश्व भर में स्टॉक मार्केट ढह चुकी थी। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम डे टू डे जीवन आधार पर था। बेरोजगारी बढ़ रही थी और जब ऐसा लग रहा था कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तर्क देते हुए एक लेख प्रकाशित किया कि अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं। उन्होंने फ्रंट पेज पर रूसी प्रोफेसर इगोर पनारिन के दृष्टिकोण पर एक आर्टिकल प्रकाशित किया, जिनके इकोनॉमिक व्यूज विज्ञान कल्प लेखकों के रुझान को मात देते प्रतीत होते हैं। जर्नल ने लिखा, जून सन 2010 के अंत या जुलाई के आरंभ में पनारिन कहते हैं यूएस 6 टुकड़ों में बंट जाएगा। अलास्का वापस रूस के नियंत्रण में चला जाएगा। कैलिफोर्निया उसका केंद्र बन जाएगा, जिसे वो द कैलिफोर्निया रिपब्लिक कहते हैं, और या तो वो चीन का हिस्सा होगा या फिर चीन के प्रभाव के अधीन। टेक्सास द टेक्सास रिपब्लिक का केंद्र होगा। राज्यों का एक समूह जो मेक्सिको के पास चला जाएगा या फिर मैक्सिकन प्रभाव के अधीन होगा। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क एक अटलांटिक अमेरिका के भाग होंगे जो यूरोपियन यूनियन से जुड़ सकता है। कनाडा कुछ उत्तरीय राज्यों को हथिया लेगा, जिन्हें प्रोफेसर पनारिन द सेंट्रल नॉर्थ अमेरिकन रिपब्लिक कहते हैं। हवाई उनके अनुसार जापान या चीन का संरक्षित राज्य हो जाएगा और अलास्का वापस रूस में सम्मिलित हो जाएगा। यह किसी ऐसे वैसे ब्लॉग या न्यूज़लेटर का असंबद्ध लेख नहीं है। ये विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फाइनेंशियल समाचार पत्र का फ्रंट पेज था। इकोनॉमी के बारे में निराशावादी होने में कोई हर्ज नहीं, अंतर्भाषी होने में भी कोई हर्ज नहीं। इतिहास ऐसे देशों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने न सिर्फ रिसेशन बल्कि डिसइंटीग्रेशन का भी सामना किया। पनारिन के जैसी कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि उनका ठीक विपरीत चौंका देने वाले आशावाद के पूर्वानुमान को शायद ही इतनी गंभीरता से लिया जाता है जितना कि कयामत के प्रॉफिट्स को। सन 1940 के दशक के अंत में जापान को ही लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय से यह देश हर तरह से टूटा हुआ था, आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से। सन 1946 की भीषण ठंड के कारण अकाल पड़ने से भोजन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 800 कैलोरी तक ही सीमित हो गया था। सोचिए अगर इस समय के दौरान किसी जापानी अकादमी ने ऐसा लेख लिखा होता जो कहता, आप सब हौसला रखिए, हमारे जीवन काल में हमारी इकोनॉमी उसके लगभग 15 गुना बढ़ेगी जितनी ये युद्ध से पहले थी।
हमारी आयु एक्सपेक्टेंसी लगभग दोगुनी हो जाएगी। हमारा स्टॉक मार्केट ऐसे रिटर्न उत्पन्न करेगा जैसा इतिहास में शायद ही किसी देश ने देखा हो। हम 40 वर्ष से अधिक तक बेरोजगारी को 6% से ऊपर बढ़ता नहीं देखेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक इनोवेशन और कॉरपोरेट मैनेजरियल सिस्टम में विश्व नेता बन जाएंगे। शीघ्र ही हम इतने समृद्ध हो जाएंगे कि हम यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ सबसे बहुमूल्य रियल एस्टेट के मालिक होंगे। अमेरिकी हमारे सबसे निकट मित्र होंगे और वो हमारे इकोनॉमिक इनसाइट्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। उनका तुरंत मजाक उड़ाया गया होता और उन्हें अपना इलाज कराने की सलाह दी गई होती। ध्यान रखिए कि जो डिस्क्रिप्शन अभी मैंने पढ़ा ठीक वही है जो जापान में युद्ध के बाद वाली पीढ़ी के समय में वाकई हुआ, लेकिन पनारिन का ठीक विपरीत पूर्वानुमान इतना बेतुका प्रतीत होता है जितना कयामत का पूर्वानुमान नहीं होता। निराशावाद आशावाद से अधिक समझदारीपूर्ण और संभव सुनाई पड़ता है। किसी से यह कहकर देखिए कि सब अच्छा हो जाएगा और वो संभवतः या तो आपको नजरअंदाज कर देंगे या फिर शक की निगाह से देखेंगे। किसी से यह कहकर देखिए कि वो खतरे में हैं, उनका पूरा ध्यान आपकी ओर होगा। अगर कोई समझदार व्यक्ति मुझसे यह कहे कि एक स्टॉक है जो अगले वर्ष तक 10 गुना बढ़ने वाला है तो मैं तुरंत उन्हें बेहूदगी से पूर्ण करार दूंगा। अगर कोई बेहूदगी से पूर्ण व्यक्ति मुझसे यह कहे कि जो स्टॉक मेरे पास है वो धराशायी होने वाला है क्योंकि ये कोई अकाउंटिंग फ्रॉड है, मैं तुरंत समय निकालकर उसके हर शब्द को सुनूंगा। मान लीजिए कि कोई रिसेशन होने वाला है और समाचार पत्र वाले आपको बुलाएं, कह दीजिए कि हम औसत वृद्धि की ओर अग्रसर हैं और कोई अधिक ध्यान नहीं देगा। कह दीजिए कि हम अगली ग्रेट डिप्रेशन के निकट हैं और आप तुरंत टीवी पर होंगे। लेकिन यह कहकर देखिए कि अच्छा समय आने वाला है, मार्केट आराम से चल सकता है और किसी कंपनी में विशाल विकास क्षमता है और कमेंट्रेटर और सट्टेबाज एक ही आवाज में प्रतिक्रिया देंगे कि या तो आप कोई सेल्समैन हैं या फिर जोखिमों से बिल्कुल ही अनजान। इन्वेस्टिंग न्यूज़लेटर उद्योग ये सालों से जानता है और अब कयामत के प्रॉफिट से भरा पड़ा है। और ऐसे माहौल में क्रियाशील होने के बावजूद जहां स्टॉक मार्केट पिछली सदी में 17,000 गुना ऊपर गया है, लाभांश को मिलाकर ये फाइनेंस के अलावा भी सच है। मैट रिडले ने अपनी किताब द रैशनल ऑप्टिमिस्ट में लिखा, निराशावाद के नगाड़े की निरंतर आवाज आमतौर पर हर विजय गीत को डुबा देती है। अगर आप कहें कि संसार बेहतर होता जा रहा है तो आपको अनुभवहीन और इनसेंसिटिव कहा जाएगा। अगर आप ये कहें कि संसार बेहतर होता ही जाएगा तो आपको पागल समझा जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप ये कहें कि विनाश निकट है, आप मैक आर्थर जीनियस अवार्ड या नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने की आशा भी कर सकते हैं। मेरे अपने खुद के एडल्ट लाइफ टाइम में निराशावाद के प्रचलित कारण बदलते रहे, लेकिन निराशावाद अचल रहा। हर उस समूह में जिनसे मैंने पूछा, लोगों का मानना था कि संसार उससे अधिक भयावह, हिंसात्मक और अधिक आशाहीन है। संक्षेप में अधिक नाटकीय जितना ये वास्तविक में है। हैंस रोजलिंग ने अपनी किताब फैक्टफुलनेस में लिखा, जब आप ये समझ जाते हैं कि एक जीवन काल में मनुष्य कितनी प्रगति कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर मेडिकल खोज, स्टॉक मार्केट लाभ और सामाजिक समानता तक, आप सोचेंगे कि आशावाद को निराशावाद से अधिक ध्यान खींचना चाहिए। और फिर भी निराशावाद का बौद्धिक मोह सदियों से जाना जाता रहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सन 1840 में लिखा, मैंने गौर किया है कि वो व्यक्ति जो दूसरों के निराश होने पर भी आशा रखे, उसके बजाय उस व्यक्ति को साधु की तरह पूजा जाता है जो दूसरों के आशावान होने पर भी निराशावादी हो। प्रश्न ये है कि आखिर क्यों, और ये धन के बारे में हमारी सोच को कैसे प्रभावित करता है। इस आधार वाक्य को दोहराते हैं कि कोई भी मूर्ख नहीं है। पैसे के मामले में निराशावाद के सम्मोहक होने के ठोस कारण हैं, और वो क्या हैं, ये जानने से इसमें मदद मिलती है कि हम उन्हें बहुत दूर तक न ले जाएं। इसका कुछ भाग स्वाभाविक और अनअवॉइडेबल है। कलमैन के अनुसार हानि से एसिमेट्री प्रतिकूलता एक विकासमूलक ढाल है। वो लिखते हैं, एक दूसरे के साथ सीधे तुलना करने पर हानि लाभ से अधिक बड़ी दिखाई देती है। सकारात्मक और नकारात्मक अपेक्षाओं और अनुभवों के बल के बीच के इस
असिमेट्री का एक विकास मूलक इतिहास है। वो जीव जो खतरों को मौकों के मुकाबले अधिक अर्जेंट रूप से देखते हैं, उनके जीवित रहने और रिप्रोड्यूस करने की संभावना अधिक होती है। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो वित्तीय निराशावाद को आशावाद की तुलना में अधिक सरल, सामान्य और विश्वासप्रद बना देती है। एक ये कि धन सर्वव्यापक है, इसलिए कुछ भी बुरा घटता है तो वो सबको प्रभावित करता है और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। यही बात मौसम के लिए लागू नहीं होती। फ्लोरिडा पर घिरकर आने वाला कोई तूफान 92% अमेरिकियों को सीधे प्रभावित नहीं करता, लेकिन इकोनॉमी पर घिरकर आने वाली मंदी हर एक व्यक्ति को प्रभावित करती है, आपको भी। इसीलिए ध्यान दीजिए, ये किसी विशिष्ट जगह जैसे स्टॉक मार्केट पर भी लागू होता है। आधे से अधिक अमेरिकी परिवार सीधे रूप से स्टॉक रखते हैं, और जो नहीं रखते, मीडिया द्वारा स्टॉक मार्केट के आवर्तन का इतना अधिक प्रचार किया जाता है कि स्टॉक रहित परिवारों में भी डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सबसे अधिक देखा जाने वाला आर्थिक बैरोमीटर होगा। स्टॉक में 1% के उछाल के बारे में शाम के समाचारों में थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, लेकिन 1% की गिरावट को लाल रंग से लिखे मोटे अक्षरों में दिखाया जाता है। एसिमेट्री से बचना कठिन है, और जबकि कुछ ही लोग इस बारे में प्रश्न करते हैं या स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि मार्केट ऊपर क्यों गया, क्या इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे जाने के कारण को लेकर लगभग हमेशा ही स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। क्या इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर परेशान हैं? क्या फेड ने फिर से सब खराब कर दिया? क्या राजनेता गलत निर्णय ले रहे हैं? क्या कोई और मुसीबत भी आने वाली है? गिरावट के कारणों से संबंधित वृत्तांत, गिरावट के बारे में बात करना, चिंता करना, इस बारे में कहानी बनाना कि आगे क्या होगा, इन सब को आसान कर देते हैं। अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं भी है, इस तरह की बातें आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी। सन 1929 की महागिरावट, जिसने रिसेशन को चिंगारी दी, उसकी पूर्व संध्या पर मात्र 2.5% अमेरिकियों के पास ही स्टॉक थे। लेकिन अधिकांश अमेरिकियों ने, अगर विश्व ने नहीं मार्केट को सरप्राइज के साथ धराशायी होते देखा, ये सोचते हुए कि इसका उनके भाग्य पर क्या प्रभाव होगा, चाहे फिर वो कोई वकील हो, किसान हो या फिर कोई कार मैकेनिक। इतिहासकार एरिक रॉचवे ने लिखा, मूल्य में इस गिरावट ने तुरंत कुछ ही अमेरिकियों को पीड़ित किया, लेकिन अन्य ने मार्केट को इतनी निकटता से देखा और अपने भाग्य की तालिका मान लिया कि उन्होंने अचानक अपनी अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया। जैसे कि इकोनॉमिस्ट जोसेफ शुम्पीटर ने बाद में लिखा, लोगों को लगा कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही थी। ऐसे दो विषय हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, फिर चाहे आप उनमें रुचि रखते हो या नहीं, धन और स्वास्थ्य। हालांकि स्वास्थ्य समस्याएं व्यक्तिगत होती हैं, धन से संबंधित मुद्दे सिस्टमैटिक होते हैं। एक संबद्ध तंत्र में जहां किसी एक व्यक्ति के निर्णय हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं, यह समझना आसान है कि फाइनेंशियल रिस्क क्यों इस प्रकार लोकप्रिय होते हैं और ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे शायद ही कोई दूसरा विषय कर पाए। दूसरा ये कि निराशावादी अक्सर वर्तमान रुझानों का जजमेंट करते हैं, बिना इस पर ध्यान दिए कि मार्केट किस प्रकार अनुकूल बन जाती है। सन 2008 में एनवायरमेंटलिस्ट लेस्टर ब्राउन ने लिखा, सन 2030 तक चीन को प्रतिदिन 98 बैरल तेल की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विश्व 85 बैरल तेल प्रतिदिन उत्पन्न कर रहा है और इससे अधिक शायद कभी नहीं कर पाएगा। इस तरह चले जाएंगे विश्व के तेल भंडार। वो ठीक कह रहे हैं, उस सिनारियो में विश्व में तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करती। इकोनॉमिक्स में एक मूल नियम है, अत्यधिक अच्छी और अत्यधिक बुरी परिस्थितियां शायद ही कभी उस तरह बनी रहती हैं कि आपूर्ति और मांग अनप्रिडिक्टेबल तरीकों से एडेप्टेबल हो जाती है। देखिए, ब्राउन के पूर्वानुमान के बाद तेल का क्या हुआ? सन 2008 में तेल का मूल्य आसमान छूने लगा, क्योंकि बढ़ती वैश्विक मांग अधिकांश रूप से चीन की संभावित उत्पादन तक पहुंच गई।
तेल का एक बैरल सन 2001 में $20 में बिकता था और सन 2008 में $138 में। नए मूल्य का मतलब था कि तेल की खुदाई जमीन से सोना निकालने के समान थी। तेल उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन राशि नाटकीय रूप से बदल गई। $20 प्रति बैरल के मूल्य में जो तेल आपूर्ति मेहनत के लायक नहीं थी, तेल बेचने की कीमत खुदाई के खर्च को पूरा नहीं करती थी। अब आजीवन बोनांजा बन गया चूंकि इसे $138 में बेचा जा सकता था। इसने नई फ्रैंकिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग तकनीकों को जन्म दिया। पृथ्वी में पूरे मानव इतिहास में लगभग एक समान तेल के भंडार रहे हैं और हम काफी समय से जानते हैं कि बड़े तेल के भंडार कहां हैं। जो बदलता है वो है हमारी तकनीक, जो हमें मितव्ययिता से जमीन से तेल निकालने में सक्षम करती है। तेल इतिहासकार डेनियल यर्गिन लिखते हैं, यूएस में 86% तेल भंडार खोज के समय लगाए अनुमान का नहीं बल्कि बाद में होने वाले संशोधनों का नतीजा हैं, जो तकनीक में सुधार के कारण आते हैं। और सन 2008 में फ्रैंकिंग की शुरुआत से ऐसा ही हुआ। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ही तेल उत्पादन सन 2008 में लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से सन 2019 में 13 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। विश्व तेल उत्पादन अब 100 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक है। ब्राउन के अनुमानित उच्चतम चिन्ह से लगभग 20% अधिक। सन 2008 में तेल रुझान का जजमेंट करते किसी निराशावादी को जाहिर तौर पर स्थिति काफी खराब लगती। किसी यथार्थवादी के लिए जो समझता है कि आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है, ये काम डरावना रहा होता। ये मान लेना कि अगर कुछ खराब है तो वो खराब ही बना रहेगा एक आसान फोरकास्ट है, और ये विश्वासप्रद भी है क्योंकि इसके लिए संसार के बदलने की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्याएं सुलझ जाती हैं और लोग उसके अनुरूप ढल जाते हैं। डर समाधानों को भी बराबर मात्रा में प्रोत्साहित करता है। यह आर्थिक इतिहास का एक सामान्य कथानक है जिसे वो निराशावादी आसानी से भुला देते हैं जो स्ट्रेट लाइंस में फोरकास्ट लगाते हैं। तीसरा यह है कि प्रगति इतना धीमी होती है कि उसे देखा भी न जा सके, लेकिन असफलता इतनी तेजी से आती है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। बहुत सी ओवरनाइट दुखद घटनाएं घटी हैं, लेकिन शायद ही कोई ओवरनाइट चमत्कार हुआ हो। जनवरी 5 सन 1889 को डेट्रॉइट फ्री प्रेस ने मनुष्य के चिड़िया की तरह उड़ने के हमेशा के सपने को चकनाचूर ही कर दिया। विमान समाचार पत्र ने लिखा, असंभव प्रतीत होते हैं। एक उड़ने वाली मशीन का न्यूनतम संभव वजन आवश्यक ईंधन और इंजीनियर सहित 300 या 400 पाउंड से कम नहीं हो सकता, लेकिन वजन की एक निचली सीमा है जो निश्चित रूप से 50 पाउंड से अधिक नहीं है, जिसके आगे किसी भी जीव के लिए उड़ना असंभव है। प्रकृति इस सीमा पर पहुंच चुकी है और अपने अधिकतम प्रयास के बाद भी इससे आगे नहीं जा सकी है। 6 महीने बाद ऑरवेल राइट ने घर के पिछले हिस्से में अपने भाई विल्वर की प्रिंटिंग प्रेस बनाने में मदद करने के लिए हाई स्कूल छोड़ दिया। ये इन भाइयों का पहला जॉइंट इन्वेंशन था जो उनका अंतिम नहीं होने वाला था। अगर आपको 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों की सूची बनानी हो तो विमान कम से कम शीर्ष 5 में होगा, अगर नंबर 1 पर ना हो तो भी। विमान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने विश्व युद्ध शुरू किए, इसने विश्व युद्ध खत्म भी किए, इसने शहरों और गांवों, समुद्र और देशों के बीच के फासले को तय करते हुए विश्व को जोड़ा। लेकिन पहला विमान बनाने की राइट ब्रदर्स की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। उनके उड़ान पर सफलता प्राप्त करने के बाद किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया, किसी ने कोई खास परवाह नहीं की। फ्रेडरिक लुइस एलन ने सन 1952 में अमेरिकी इतिहास की अपनी किताब में लिखा, जब तक लोग ये समझ पाते कि राइट ब्रदर्स आखिर क्या कर रहे थे, कई साल बीत चुके थे। लोग इस बात से इतना कन्विंस्ड थे कि उड़ान असंभव है कि अधिकतर लोग जिन्होंने उन्हें सन 1905 में डेटन ओहायो में विमान उड़ाते देखा, उन्होंने मान लिया कि यह कोई तुच्छ चाल है। कुछ ऐसे ही जैसे आज लोग मानसिक दूर संचार के प्रदर्शन को समझेंगे। मई सन 1908 में जाकर उनकी पहली उड़ान के लगभग 4.5 साल बाद
अनुभवी पत्रकारों को यह देखने भेजा गया कि वो कर क्या रहे थे। अनुभवी संपादकों ने इन पत्रकारों के उत्साहपूर्ण प्रेषणों को पूरी विश्वसनीयता दी और अंततः संसार इस तथ्य से अवगत हुआ कि मानव उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। विमान के आश्चर्य को समझने के बाद भी लोग सालों तक इसे कम ही आंकते रहे। पहले इसे मुख्य रूप से एक सैन्य हथियार के रूप में देखा गया, फिर अमीरों के खिलौनों की तरह, फिर शायद कुछ लोगों के परिवहन के लिए प्रयोग किया गया। द वॉशिंगटन पोस्ट ने सन 1909 में लिखा, कमर्शियल एरियल फाइटर जैसी कभी कोई चीज नहीं होगी। फ्राइट इसी तरह अपना धीमा वजन धैर्यवान पृथ्वी पर घसीटता रहेगा। 5 महीने के बाद पहले कार्गो विमान ने उड़ान भरी। अब जरा इस धीमी, कई वर्षों तक विमान के बारे में आशावान होने की जागृति की तुलना इससे कीजिए कि लोग कितना जल्दी निराशावाद के चालकों की बातों में आ जाते हैं, जैसे कोई कॉरपोरेट दिवालियापन या कोई बड़ा युद्ध या कोई विमान दुर्घटना। राइट के विमान की पहली चर्चा सन 1908 में हुई, जब एक प्रदर्शन उड़ान के दौरान थॉमस सेल्फ्रिज नामक एक सेना के लेफ्टिनेंट मारे गए। विकास कंपाउंडिंग द्वारा संचालित होता है, जिसमें हमेशा समय लगता है। विनाश असफलता के एकल बिंदुओं से संचालित होता है, जो कुछ ही क्षणों में हो सकता है, और आत्मविश्वास का खो जाना वो एक ही पल में हो सकता है। निराशावाद को लेकर नैरेटिव गढ़ना आसान है, क्योंकि कहानियां ताजी और अधिक नई होती हैं। आशावाद के नैरेटिव के लिए इतिहास और विकास के एक लंबे अरसे की ओर देखना पड़ता है, जिन्हें लोग अक्सर भूल जाया करते हैं और उन्हें जोड़ने में अधिक प्रयास लगता है। औषधि की प्रगति को ही देखिए। बीते साल पर नजर डालने से कुछ खास नहीं होगा, किसी एक दशक से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन पिछले 50 वर्षों पर नजर डालने से आपको कुछ असाधारण दिखाई देगा। उदाहरण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार सन 1965 से अब तक हृदय रोग के कारण एज एडजस्टेड पर कैपिटा मृत्यु दर में 70% से अधिक की गिरावट आई है। हृदय रोग के कारण मृत्यु में 70% की कमी हर वर्ष लगभग आधे मिलियन अमेरिकियों की जान बचा सकती है। कल्पना कीजिए कि अटलांटा की जनसंख्या को हर वर्ष बचा लिया जाए, लेकिन चूंकि यह प्रगति बहुत धीरे धीरे हुई, ये उतना ध्यान आकर्षित नहीं करती जितना तेजी से होने वाले विनाश, जैसे आतंकवाद, विमान दुर्घटनाएं या फिर प्राकृतिक आपदाएं। हरिकेन कैटरीना सप्ताह में 5 बार आ सकता है, या हर सप्ताह कल्पना कीजिए कि यह कितनी सुर्खियां बटोरेगा, और ये पिछले 50 वर्षों में हृदय रोग में कमी से बचाई जाने वाली जानों की संख्या को ऑफसेट नहीं करेगा। यही व्यवसाय में भी लागू होता है, जहां ये समझने में वर्षों लग जाते हैं कि कोई भी उत्पाद या कंपनी कितनी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन असफलताएं रातों रात हो जाती हैं। और स्टॉक मार्केट में जहां 6 महीने में हुई 40% गिरावट कांग्रेस की जांच का कारण बन जाती है, लेकिन 6 वर्षों के अंतराल में हुआ 140% लाभ वस्तुतः अनदेखा रह जाता है। और करियर में जहां प्रतिष्ठा बनाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है और नष्ट होने के लिए मात्र एक ईमेल। निराशावाद का छोटा घाव प्रबल बना रहता है और आशावाद का मजबूत खिंचाव अनदेखा रह जाता है। ये इस किताब में पहले दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित करता है। निवेश में आपको सफलता के मूल्य को पहचानना आवश्यक है। विकास की लंबी पृष्ठभूमि के बीच अस्थिरता और हानि, और इसे चुकाने की स्वेच्छा। सन 2004 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टीफन हॉकिंग का इंटरव्यू किया। वो वैज्ञानिक जिनकी लाइलाज मोटर न्यूरॉन बीमारी ने 21 वर्ष की आयु में उन्हें पक्षाघात से ग्रस्त और बोलने में असमर्थ कर दिया था। अपने कंप्यूटर के द्वारा हॉकिंग ने साक्षात्कारकर्ता को बताया कि वो जनसाधारण को अपनी किताबें बेचने के लिए कितने उत्साहित थे। क्या आप हमेशा इतने ही हंसमुख रहते हैं? टाइम्स ने पूछा। जब मैं 21 वर्ष का था तो मेरी सारी उम्मीदें शून्य हो चुकी थीं। उसके बाद से अब तक हर चीज एक बोनस है, उन्होंने उत्तर दिया। चीजों के बहुत अच्छे होने की उम्मीद रखने का मतलब है एक सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य जो नीरस प्रतीत होता है। निराशावाद उम्मीदें घटा देता है, जिससे
संभव परिणामों और उन परिणामों के बीच का अंतर घट जाता है जिनके बारे में आप अच्छा अनुभव करते हैं, और शायद इसीलिए यह इतना लुभावना होता है। चीजों के खराब होने की अपेक्षा करना उनके खराब न होने पर सुखद रूप से आश्चर्यचकित होने का सबसे अच्छा तरीका है, जो विडंबना पूर्वक आशावादी होने की बात है। अब कहानियों के बारे में एक संक्षिप्त कहानी।